Hello students, welcome to सरल फिजिक्स, where physics is made सरल for you by अंशुल शर्मा। अच्छा, अभी तक हम चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। हमने डिस्कस कर लिया ग्रेविटेशन के बारे में, हमने डिस्कस कर लिया थ्रस्ट प्रेशर के बारे में, वी डिस्कस्ड अबाउट बायंसी, वी डिस्कस्ड अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड रिलेटिव डेंसिटी। अब बारी आती है न्यूमेरिकल्स की, दैट आर इक्वली इंपॉर्टेंट। देखो, कॉन्सेप्ट को समझना इज वन पार्ट, उसको अप्लाई करना इज अनदर पार्ट। एंड द मोमेंट यू अप्लाई, जैसे ही आप अप्लाई करते हो सीखे हुए कॉन्सेप्ट को, तो वो पक्का हो जाता है। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, इस वीडियो को देखने से पहले मेक श्योर आपने वो जो बैक एक्सरसाइज के 22 क्वेश्चंस हैं वो एक बार खुद जरूर ट्राई कर लिए हैं, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना, सो दैट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंप्रूव हो जाए। क्लियर है? तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा और उसको साथ साथ हम सॉल्व करते जाएंगे। तो यहां पे बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इट इज लाइक, क्या लिखा है इसमें, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। ओके, अब ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज के बीच में, अगर मान लो इफ बॉडीज हैव मास m1 and m2 comma separated by distance d, then ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या एक्सप्रेशन होता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे बताया जाता है मैं आपको बता चुका हूं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो फोर्स होती है दो बॉडीज के बीच में जिनका मास m1 m2 है और उनको d डिस्टेंस से सेपरेट किया है, दैट फोर्स इज गिवन एज F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। क्लियर है? तो F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब क्या है, क्वेश्चन में वो बोल रहा है, आप उसको ढंग से फिर से पढ़ो। वो बोल रहा है कि इस फोर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं हाफ कर दूं। नाउ इफ डिस्टेंस इज reduced टू हाफ, देन अगर डिस्टेंस को आप हाफ कर दोगे तो क्या होगा, F डैश फोर्स नहीं बन जाएगी, F डैश होगी नई फोर्स। G तो बेटा G रहेगा क्योंकि वो तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मासेस को मैंने छेड़ा नहीं है, दैट मींस m1 m2 ही रहेगा। हाँ, D को अब जरूर मैं क्या लिखूंगा, मेरा हाफ हो गया वो, दैट मींस d/2 का होल स्क्वायर। तो अब F डैश क्या बना मेरा, G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर अपॉन 4। अब ये 4 रेसिप्रोकल हो गया तो ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बी g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर इनटू 4, मतलब 4/d स्क्वायर बनेगा ना वो, मतलब ये 4 ऊपर चला जाएगा, बेसिक मैथ्स है। नाउ ये f डैश चल रहा है मेरा, ये f डैश चल रहा है, अगेन f डैश चल रहा है। अब इस पूरी क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज माई f ओनली, तो f इंटू 4 सॉरी, तो f डैश इज इक्वल टू 4f। सो दैट मींस डिस्टेंस को हाफ करने पर मेरी जो फोर्स है वो कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी फोर्स, क्योंकि आपने डिस्टेंस को क्या कर दिया, आपने हाफ कर दिया। समझ में आई बात? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है यहां पे, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस, व्हाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट। क्या क्वेश्चन है? वो बोल रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगती है इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस। यही है ना, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ऐसी लगती है हमेशा आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। पर वो ये बोल रहा है कि ऐसा होने पर जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसको तो तेज गिरना चाहिए, मतलब मैं यहां से एक मार्कर को फेंकता हूं और एक मैं शीट ऑफ पेपर को फेंकता हूं, तो इसके हिसाब से तो क्या होना चाहिए कि दोनों के दोनों जो हैं वो
एक अलग से जाना चाहिए और एक अलग से जाना चाहिए। मतलब एक मार्कर को मैं फेंकता हूं, एक मैं शीट ऑफ पेपर को नीचे फेंकता हूं, तो इन दोनों में से तेज कौन जाएगा? ये वाला मार्कर, क्योंकि वो हैवी है, और शीट ऑफ पेपर लाइट है। तो ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा होता क्यों नहीं है? अब एक्चुअली क्या चीज है, जब हम अपना एनालिसिस करते हैं, तो उसमें हम एयर रेजिस्टेंस को जो है वो निग्लेक्ट करके चलते हैं इस पूरे एनालिसिस में। तो एयर रेजिस्टेंस को जब मैं निग्लेक्ट कर दूंगा, तो चाहे आप एक शीट ऑफ पेपर फेंको या 5 किलो का आप एक लोहे का बॉल लो, आयरन का बॉल लो, उसको नीचे फेंको, दोनों सेम स्पीड से नीचे जाके हिट करेंगे। मतलब उन सब के ऊपर जो जी लगता है वो सेम ही लगता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लैनेट की बात कर रहे हो, कौन सी सेलेस्टियल बॉडी की बात कर रहे हो। उसमें हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो आंसर कुछ ऐसा बनेगा आपका। तो क्वेश्चन था ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस, व्हाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन द लाइट ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर यहां पे हमें बना के ऐसे लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको लिखता हूं यहां पे, उसको नोट डाउन करना और फिर उसको मैं समझाऊंगा भी दोबारा से। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी इज सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स वेदर हैवी और लाइट, चाहे वो हैवी है चाहे वो लाइट है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी लगती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होती है? सेम होती है, चाहे वो हैवी है चाहे वो लाइट है। एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेक्टेड and hence the speed of falling of objects is thus independent of mass। ये आंसर बना इसका सिंपल, कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, आपको पता है जी हमने कैसे निकाला था? gm/r² से। जो अर्थ के सरफेस के आसपास बॉडीज होती हैं आपकी, अगर दूर भी होंगी तभी यहां पे d आ जाएगा। मुझे बताओ इस g को निकालने में कहीं पर भी बॉडी के मास का यूज हुआ है? ये मास तो मास ऑफ अर्थ है या मास ऑफ प्लैनेट है जहां पे आप निकाल रहे हो। ये r डिस्टेंस है, ये g हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो यहां पे तो मास ऑफ बॉडी आया नहीं। अब बचा एयर रेजिस्टेंस, उसको आपने निगलेक्ट कर दिया, तो मास ऑफ बॉडी का तो कहीं पे रोल है ही नहीं। तो अगर वो रोल है ही नहीं, तो चाहे वो हैवी है चाहे लाइट है, वो सेम बेसिकली जो है नीचे उससे फॉल करेगी स्पीड से। तो अब ये जो पॉइंट बोला था उन्होंने कि जो फोर्स होती है वो प्रोपोर्शनल टू मासेस होती है, तो होगी है, सही बात है। इसमें एक मास तो बॉडी का लेते हैं, एक मास हम अर्थ का लेते हैं, तो m इधर g लगेगा अपॉन r² ऐसे होता है। तो इस m को अलग किया मैंने, तो gm/r², यही को तो हमारा g बना। वो g तो डिसाइड करेगा उसकी स्पीड कितनी होगी, इसमें m का तो रोल ही नहीं है कोई। So that is the answer which you need to understand। तो ये बन जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड अ 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। मास ऑफ अर्थ दिया है 6 × 10⁻24 एंड रेडियस ऑफ अर्थ दिया है 6.4 × 10⁻6 मीटर्स। मैं यहां पे वैल्यूज लिख लेता हूं। वो मेरे को बोल रहा है कि अर्थ है और इसके सरफेस पे मैंने एक 1 kg का ऑब्जेक्ट रखा है और अर्थ का मास होता है m, हम लेके चलते हैं, और ये होता है स्मॉल m या स्मॉल m है, कुछ भी ले लो स्मॉल m। अब अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो F = g m1 m2/d² होता है।
अब इस केस में क्या होगा, g की जगह g आएगा, m1 को छोटा m ले लेते हैं, m2 को बड़ा m ले लेते हैं, मास ऑफ अर्थ अपॉन d, डिस्टेंस कितने हैं दोनों के बीच में, जितना रेडियस ऑफ अर्थ है r अपॉन r स्क्वायर. सो दिस विल बी m इंटू जी m अपॉन r स्क्वायर. मास ऑफ अर्थ कितना दे रखा है, 6 इंटू 10⁻⁴ kg. रेडियस ऑफ अर्थ कितना दे रखा है आपको, 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स. क्लियर है. और g की वैल्यू तो आपको पता ही है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. इतना तो पता है आपको. तो एम जी आर की वैल्यूज और एम की वैल्यूज यहाँ पे पुट करो आप, तो एम में 1 kg इंटू जी 6.673 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर. आपको कुछ याद आया, मैंने आपके साथ जब डिस्कस किया था एक वीडियो में, कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी फॉर द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसमें हमने इसी को सॉल्व किया था वहां पे, इन वैल्यूज को डाल के जी एम अपॉन आर स्क्वायर करके, और इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो वी नो इसकी जो वैल्यू है दैट इज 9.8, 1 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 1 इंटू 9.8, तो फोर्स कितनी लगी, 9.8 न्यूटन. आपको पता है इस बड़े से क्वेश्चन को मैं शॉर्ट फॉर्म में एक और तरीके से आपसे पूछ सकता हूं. यहां पे तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है ना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस. मास दे दिया, रेडियस दे दिया. अगर मैं आपसे ये पूछता व्हाट इज द वेट ऑफ 1 kg ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तब भी आप मेरे को यही आंसर देते. यही तो होता है, वेट ही तो निकाला हमने, एम जी तो निकाला है. दिस इज माई एम, दिस इज माई जी, स्मॉल जी, और ये जी क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर. वही क्वेश्चन है ये. तो ऐसे आपको समझना है, चीजों को लिंक करना सीखो आप, कि जब मैं अगर मैं आपसे वेट पूछता सिंपली कि वेट बताओ मुझे, तो तब आप क्या बोलते हैं, एम जी. पर यहां पे मैंने आपसे इनडायरेक्टली पूछ लिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ. क्यों मैं कह रहा हूं कि दोनों चीजें सेम है, क्योंकि वेट एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है. जो वेट है इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली. वहीं से तो हमने डिराइव किया था उसको. समझ में आया. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, अर्थ एंड मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. सही है जी. डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स विच विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ एंड व्हाई. अब क्या है इसमें कि आपको एक बात तो पता है कि अगर मैं बात करूं मून और अर्थ की, जैसे ये अर्थ है और इसके अराउंड ऐसे आपका ये जो है अर्थ और ये मून ट्रैवल कर रहा है ऐसे ऐसे. समझ में आई बात. तो अब अर्थ के अराउंड जब ऐसे मून ट्रैवल कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, वो सारी कहानी मैं आपको समझा चुका हूं कि अर्थ इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स देती है, तो ये हर पॉइंट पे मुड़ता है. मतलब ये इधर को भी जाना चाहता है और अर्थ इसको इधर को खींच रहा है, तो हर पॉइंट पे मुड़ना स्टार्ट करता है. यहां पर क्वेश्चन ये है कि अर्थ मून को अट्रैक्ट करता है, ये तो मुझे पता है, तो क्या मून भी अर्थ को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा और वाई. हाँ जी बताओ. सिंपल बेटा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाता है तो ये भी इसके ऊपर फोर्स सेम लगाएगा, तो ये भी उसके ऊपर क्या करेगा, सेम फोर्स लगाएगा. तो यहां पे क्वेश्चन है, डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ फोर्स दैट इज ग्रेटर or smaller or the same as the force with which the moon attracts the earth and why. तो अर्थ और मून एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, और जितनी फोर्स ये इस पे लगाता है उतनी ही फोर्स ये भी इस पे लगाता है. एक रीजन तो है इसका, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि एक का एक्शन है तो दूसरे का वो रिएक्शन हुआ. दूसरा आप एक्सप्रेशन से भी समझ सकते हो इससे. वो कैसे, वो मैं अभी आपको यहां पे बताता हूं. ध्यान से देखना. पहले अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स को ढंग से सुन लोगे ना मेरे वीडियोस में, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट, और यहां पे उसकी बेटा एप्लीकेशन चल रही है कि अप्लाई कैसे करना है उस सीखी हुई चीजों को.
ठीक है जी। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन we can say that the force with the gravitational force with which Earth attracts the moon is the same with which moon attracts अर्थ। एक तो न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया। दूसरा और कैसे कर सकते हैं इसको हम, मेरे पास ये मून है, सॉरी अर्थ ले लेते हैं बड़ा साइज, और ये मेरे पास मून है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है, इसका मास m है, m e ले लेते हैं, और इसका मास m ले लेते हैं। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाते हैं दोनों के ऊपर। ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by अर्थ ऑन मून या ऑन मून बाय अर्थ, एक ही बात है ना। तो फोर्स ऑन मून बाय अर्थ, एम ई लिख देते हैं उसको ऐसे, फोर्स ऑन मून बाय अर्थ, ऑन मून बाय अर्थ इज इक्वल टू जी एम ई एम एम अपॉन डी स्क्वायर। ये बना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर डी स्क्वायर। सिमिलरली gravitational force exerted by moon on earth is, so force on earth by moon will be g एम ई एम एम अपॉन डी स्क्वायर। तो चाहे मैं इसकी लगाई हुई फोर्स इसके ऊपर उसकी बात करूं, या इसने जो इसके ऊपर फोर्स लगाई है उसकी बात करूं, दोनों केसेस में आपका एक्सप्रेशन तो यही बनेगा। सो दैट मींस ये जो एफ एम ई है और एफ ई एम है, फोर्स ऑन मून बाय अर्थ, फोर्स ऑन अर्थ बाय मून, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। तो यहां से भी हम ये चीज प्रूव कर सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। हेंस मून एंड अर्थ अट्रैक्ट ईच अदर विद सेम ग्रेविटेशनल फोर्स। इतनी बात आई समझ में आपको? सो दिस इज दैट आंसर। लिख लो इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। वो बोल रहा है इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, अगर मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है तो अर्थ मून की तरफ क्यों नहीं चला जाता? सोचो क्यों नहीं चला जाता? सेम फोर्स ही तो लग रही है, क्यों नहीं चला जाता? अब पॉइंट ये है कि जो अर्थ का मास है ना वो मून के मास से बहुत ज्यादा है। इट इज जस्ट लाइक एप्पल एंड अर्थ वाला केस, जैसे मैंने आपको समझाया था। अर्थ भी एप्पल के ऊपर सेम फोर्स लगा रहा है, पर क्योंकि अर्थ का मास इतना ज्यादा है तो उसका मोशन नहीं दिखता है। सिमिलरली यहां पर मून और अर्थ में अर्थ का जो मास है वो मून से बहुत ज्यादा है। अगर वो मास बहुत ज्यादा है, हेंस उसका मोशन विजिबल नहीं है, ऑब्जर्वेबल नहीं है, ऑब्जर्व नहीं कर सकते आप उसको। टेंडेंसी है उसकी उधर को जाने की, पर हमें ऑब्जर्व नहीं हो पाता क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। किसका? अर्थ का।
since mass of earth is very large, as compared to mass of moon, मास ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू मास ऑफ मून, सो डिस्पाइट ऑफ अट्रैक्शन अर्थ डज नॉट मूव, और वी कैन से motion of earth under this force is not observable। समझ में आई बात? तो मास बहुत ज्यादा है अर्थ का, इसीलिए उस सेम फोर्स की वजह से उसका जो मोशन है वो हमें नहीं दिखता या उसकी तरफ वो नहीं चला जाता। तो ये आपको इसमें याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। मैं रब कर देता हूं यहां से इनको। तो अभी तक जैसे 5 क्वेश्चंस आपने किए हैं, तो यू मस्ट बी फीलिंग लाइक आप और भी नई चीज़ें जब सीख रहे हो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले एक बार आप इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करो, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से और ज़्यादा समझ में आएंगी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्वियसली। इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, distance between the objects is doubled and tripled, masses of objects are both are doubled। तो दो masses ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू masses m1 and m2 separated by distance d is given as F is equal to g m1 m2 upon d square। ये मुझे पता है कि अगर मेरे दो मासेस हैं, एक है m1 ये उसका सेंटर, एक है मेरे पास m2 ये उसका सेंटर, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेरे पास जो है दैट इज d। तो m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, और अलोंग द सेंटर जो है ये वाली फोर्स एक्ट करती है, मैं आपको बता चुका हूँ। ये इसके ऊपर लगाएगा और ये इसके ऊपर लगाएगा। अब ए पार्ट की बात करते हैं। वो बोल रहे हैं कि इस फोर्स का क्या होगा अगर एक ऑब्जेक्ट का मास मैं डबल कर दूं, किसी एक ऑब्जेक्ट का। ए पार्ट, तो नया जो एफ डैश बनेगा अब आपका, एक किसी ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दो जी, m1 m2 को मैं डबल कर देता हूं, 2m2 कर देता हूं उसको, या m1 को 2m1 कर सकते हो, एक ही बात है। सो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये है हमारा एफ डैश। तो एफ डैश कितना निकल के आया? दैट इज ट्वाइस ऑफ एफ। ये एफ है ना, तो दैट मीन्स फोर्स गेट्स डबल्ड। अब बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में वो क्या बोल रहा है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। डिस्टेंस को पहले डबल कर दिया, तो एक बार डबल करते हैं उसको, एक बार ट्रिपल कर देते हैं। एफ डैश इज इक्वल टू जी m1 m2, डबल कर दो डिस्टेंस को, 2d कर दो। So this will be 1/4 into g m1 m2 upon d square. So this will be 1/4 into f,
तो फोर्स बिकम्स 1/4, फोर्स बिकम्स 1/4। अब ट्रिपल कर देते हैं डिस्टेंस को, एफ डैश इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन होल स्क्वायर। तो दिस इज 1/9 इंटू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। So f dash is equal to 1/9 into f. So this means force becomes 1/9, 1/9 हो जाएगी आपकी फोर्स। सी पार्ट, द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड। अगर दोनों के मासेस को मैं डबल कर दूं, अब f डैश इज इक्वल टू g 2m1 2m2 अपॉन डी स्क्वायर 4 इंटू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। सो दिस इज 4f। फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स। आपको पता है अगर कोई चीज 2 टाइम्स हो जाए तो उसको डबल्ड बोलते हैं, अगर कोई चीज 3 टाइम्स हो जाए तो उसको ट्रिपल्ड बोलते हैं, और अगर कोई चीज 4 टाइम्स हो जाए तो उसको 4 टाइम्स ही बोलते हैं। नहीं, उसके लिए भी एक नेम है। चलो ये आपके लिए अब होमवर्क है, चेक इट आउट और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर कोई चीज 4 टाइम्स हो जाती है तो उसको हम किस नाम से बुलाते हैं। 2 टाइम्स का डबल है, 3 टाइम्स का ट्रिपल्ड है, 4 टाइम्स का क्या है, डैश, खाली स्थान भरो। होमवर्क, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये बेटा आंसर जो है बहुत इजी है आपका, यहां मैं डिस्कस कर लेता हूं इसको एक बार आपके साथ। ओके, 7th क्वेश्चन है ये आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस वहां से पता लगती है अगर हमें ये पता लग जाए कि इसकी वजह से हम इन चीजों को एक्सप्लेन कर पाए। जैसे हम अर्थ के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े रहते हैं ना अर्थ के, तो उड़ने थोड़ा लग जाते हैं, क्योंकि अर्थ ने हमें पकड़ के रखा है। क्यों? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने हमें एक्सप्लेन किया। जो मून है वो अर्थ के चक्कर लगाता है, क्यों लगाता है? जो मोशन है मून का अराउंड द अर्थ वो क्यों है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने एक्सप्लेन किया। सिमिलरली प्लैनेट्स सन के अराउंड क्यों चक्कर लगाते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टोल्ड अस, एक्सप्लेन्ड अस। टाइड्स आती हैं जो आपने सुना, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है वो। मून सन उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो टाइड्स वाला जो कॉन्सेप्ट है कि टाइड्स क्यों आती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने एक्सप्लेन किया। तो इतनी सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशन जब उसने दे दी तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस बन गई। वो इंपॉर्टेंस आपसे वो पूछ रहा है। सो दिस लॉ explains about motion of moon around earth, और क्या बताया इसने? motion of planets around sun, C explains about the force that binds us to earth, हमें जिसने पकड़ के रखा है अर्थ पे, और tides due to moon and sun।
इन चीजों के बारे में हमें किसने एक्सप्लेन किया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने। हेंस यही उसकी क्या बन जाएगी? इंपॉर्टेंस। जस्ट राइट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 रीड कर रहा हूं मैं। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल? इजी इजी पीजी क्वेश्चन। फ्री फॉल में एक्सेलरेशन कितनी होती है? स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वैल्यू कितनी थी इसकी जब हमने निकाली थी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। What do we call the gravitational force between अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट? अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हमने क्या नाम दिया? थोड़ी देर पहले मैंने इसका जिक्र किया था। जिक्र, वाह कितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं सर, जिक्र। मैंने इसके बारे में भी आपके साथ डिस्कशन किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज, क्या बोलता जाता है उसको बेटा? वेट। वेट बोलते हैं उसको। अगर एक ऑब्जेक्ट को आपने सरफेस ऑफ अर्थ पे रखा है तो उस ऑब्जेक्ट का कितना वेट है, ऐसे हम क्वेश्चन पूछते हैं ना। और वही वेट एक्चुअली है क्या चीज? ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है जिससे अर्थ उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अमित बाइज फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल्स एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। He hands over the same when he meets him at the equator. Will the friend agree with the weight of gold bought? If not, why? अब क्या हुआ कि आपको मैंने पहले बताया था कि जैसे if this is planet Earth, तो ये वाले एक्सिस पोल से पास करते हैं और ये इक्वेटर से। तो दिस इज पोल, दिस इज इक्वेटर। तो अब उसके एक दोस्त ने बोला कि गोल्ड को खरीदना जाके पोल पे। वो पोल पे गया और उसने कुछ ग्राम्स खरीदे, मान लो 10 ग्राम खरीदे। जब उसने पोल पे जाके 10 ग्राम सोना खरीदा तो वो 10 ग्राम्स है क्या? उसका वेट ही तो है एक तरीके से, मास या वेट जो बता रहा है हमें वो वेट एक्चुअली वो 10 ग्राम्स। तो 10 ग्राम्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वेट उसको पता है कि 10 ग्राम जो गोल्ड है उसका इतना वेट है, उसके पास वेट की वैल्यू आई। तो अब उसने जब यहां पे लाके इक्वेटर पे लाके उसका फिर से वेट किया तो वो वेट जो है क्या वो पोल वाले वेट के इक्वल होगा या उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा? आपके साथ जब मैंने डिस्कस किया था मैंने आपको बताया था कि अर्थ जो है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, थोड़ी सी चपटी है, ओवल शेप है। मतलब इक्वेटर में लंबी है, पोल में छोटी है। तो रेडियस जो है आपका इक्वेटर का वो ज्यादा होता है और पोल्स का कम होता है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है आपकी, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है? G इज इक्वल टू gm/r²। ये नीचे रेडियस ऑफ अर्थ है। तो जब मैं इक्वेटर पे जाऊंगा तो यहां पे मैं रेडियस ऑफ इक्वेटर डालूंगा। तो अब देखो डिनोमिनेटर में रेडियस ऑफ इक्वेटर डाल रहे हो आप जब आप इक्वेटर पे हो। जब आप पोल्स पे हो तो आप रेडियस ऑफ पोल डालोगे। और पोल और इक्वेटर में रेडियस किसका ज्यादा है? इक्वेटर का। तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ा देते हो आप तो पूरी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसका मतलब G की वैल्यू जो इक्वेटर पे आएगी वो कम आएगी और पोल्स पे ज्यादा आएगी। अगर G की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है दैट मींस वेट की वैल्यू भी कम ज्यादा होगी, क्योंकि वेट डिसाइड कहां से होता है? G की वैल्यू से ही होता है। तो G की वैल्यू यहां पे कम, मतलब वेट यहां पे कम, वेट यहां पे ज्यादा। तो उसका दोस्त अमित का दोस्त या खुद अमित ने खरीदे थे यहाँ पे पोल्स पे कुछ ग्राम्स ऑफ गोल्ड। उसी को जब यहां पे जाके उसने अपने दोस्त को दिया तो उसके दोस्त ने वेट किया। तो अमित ने तो यहां के हिसाब से उसको बोला कि यार इतने ग्राम्स का वेट है ये। इसके दोस्त ने बोला यहां पे जब चेक किया, नहीं आप तो झूठ बोल रहे हो। अब उसमें अमित की गलती नहीं है, वो एक्चुअली ग्रेविटेशन ऐसा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है आपकी वो इक्वेटर पे कम होती है और जब आप पोल्स पे होते हो तो ज्यादा होती है। इतनी बात आई आपको समझ में? ओके, तो इसको लिख लेते हैं। फ्रेंड ऑफ अमित
will not agree because weight of the gold as told by Amit will not match the weight measured at the इक्वेटर। तो अमित का फ्रेंड उससे उसकी बात मानेगा नहीं, क्योंकि जो वेट है गोल्ड का जो अमित ने बताया कि उसने पोल्स पे जो मेजर किया वो मैच नहीं करेगा जो वेट अब मेजर किया गया है इक्वेटर पे। दिस इज बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at equator is less than at poles, so weight of same amount of gold will be less at equator। तो ये जो मैंने अभी आपको समझाया इसको मैंने इंग्लिश की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया, जस्ट राइट इट डाउन। इक्वेटर पे वो कम वैल्यू जो है दिखेगी, ये बात आपको इसमें समझनी है। डन, चलो आगे चलते हैं फिर अब हम। क्वेश्चन नंबर 11 रीड कर रहा हूं मैं, वो क्या है? वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल। मैंने एक शीट ऑफ पेपर लिया और उसको मैंने ऐसे नीचे फेंका, फिर मैंने उसी को ऐसे क्रम्बल कर दिया, ऐसे ऐसे गुस्से में आके क्रम्बल कर दिया, फिर मैंने उसको ऐसे फेंका। दोनों में से धीरे कौन चलेगा? शीट ऑफ पेपर। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो दोनों पे एयर रेजिस्टेंस लगेगा, और जिसका जितना ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है, एरिया जिसका जितना ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा उस पर क्या लगता है? एयर का रेजिस्टेंस। तो एरिया किसका ज्यादा हुआ? प्लेन शीट ऑफ पेपर का। कम किसका हुआ? क्रम्बल्ड पेपर का। तो इसलिए क्रम्बल्ड वाला जो तेज जाएगा क्योंकि एयर रेजिस्टेंस कम, और शीट ऑफ पेपर धीरे बिकॉज उस पर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा। तो इसका आंसर लिख लेते हैं 11th का। sheet of paper experiences more air resistance as compared crumbled paper, hence it falls slower। तो एयर रेजिस्टेंस की फॉर्म में आंसर है। तो मोर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट मोर इज द एयर रेजिस्टेंस। मोर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट with air, more is the resistance। कौन सा रेजिस्टेंस? एयर रेजिस्टेंस। क्लियर है जी? सिंपल। क्वेश्चन नंबर 12, gravitational force on the surface of the moon is only 1/6 as strong as gravitational force on the earth। उसने बता दिया हमें। what is the weight in newtons of a 10 kg object on the moon and on the earth।
10 kg ऑब्जेक्ट है मेरे पास, मास कितना है मेरे पास 10 kg। अब ऑन अर्थ, अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑन मून कितना है जी, दैट इज 9.8/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मून के ऊपर जो होती है वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 होती है। तो मुझे वेट निकालना है, वेट ऑन अर्थ दैट विल बी मास इनटू जी ऑन अर्थ, दैट विल बी, इसको जी ई लिख लेते हैं, इसको जी एम लिख लेते हैं। तो उसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, m इंटू जी ई, एम तो 10 है, जी ई कितना है मेरा 9.8, तो कितना हुआ है 98 न्यूटन। अगर मैं वेट ऑन मून की बात करता हूं, वेट ऑन मून m इंटू जी एम, देखो मास तो चाहे मैं मून पे ले जाऊं चाहे अर्थ पे, वो mm ही रहता है, g में चेंज आता है। तो दिस इज 10 इंटू 9.8/6, तो 98/6, तो ये कैसे जाएगा 6 1 जा 6 38, 6 6 जा 36 20, 6 3 जा 18 20, 6 3 जा 18, 16.34, 16.34 न्यूटन आएगा वेट आपका कहां पे, मून पे। मतलब अगर कोई 10 kg की चीज को आप मून पे लेके जाओगे तो आपको वहां पे वेट 98 नहीं 16.34 न्यूटन फील होगा, हल्का फील होगा आपको वहां पे। सारे का सारा रीजन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, वो जो है वहां पे जाके 1/6 हो जाती है। वो कैसे हो जाती है, उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस अवेलेबल है इस पे ग्रेविटेशन में, जस्ट गो एंड वॉच देम अगर कोई भी कंफ्यूजन आ रही है आपको इसमें। हाँ जी डन, तो ये लिख लो आप, फिर क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूं, अगेन न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं अभी स्टार्ट, तो ज्यादा स्पेस में आराम से करेंगे। अच्छा हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 पहले रीड कर लेता हूं मैं क्या बोल रहा है। 13, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। बी पार्ट है, टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो एक बॉल ऊपर थ्रो किया हमने इसको, u इज इक्वल टू कितनी वैल्यू से 49 मीटर पर सेकेंड से। जब वो मैक्सिमम हाइट अपनी रीच करेगा यहां पे, तो दैट मींस वहां पे वो रुकता है जाके, तो v कितना हो जाएगा 0। किसी भी बॉल को जब आप ऊपर हवा में ऐसे थ्रो करते हो तो जिस पॉइंट पे जाके वो रुकती है बॉल, वो मैक्सिमम हाइट हुई, उसके बाद तो उसने नीचे ही आना है। तो ये हमें वैल्यूज दे रखी है, 49 से ऊपर फेंका, मैक्सिमम हाइट बतानी है, टोटल टाइम बताना है वापस आने तक का कि कितना होगा। ओके चलो देखते हैं इसको। अब देखो यहां पे फर्स्ट पार्ट करते हैं मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट मान लो उसने जो यहां पे पहुंचा वो दैट इज h, उसको s के इक्वल मान लेते हैं। अब मुझे पता है, मुझे v है, u पता है, और वो लगा लेते हैं इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहां पर मुझे पता है कि जब मेरी बॉल ऊपर जा रही है, अपवर्ड मोशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही लगती है हमेशा। तो अगर मेरी एक्सेलरेशन मेरे मोशन के ऑपोजिट है तो उसको मैं नेगेटिव एक्सेलरेशन के तौर पे कंसीडर करता हूं। तो यहां पे मैं क्या पुट करूंगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a को पुट करेंगे माइनस g इंटू एस, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs हो गया। अब v की वैल्यू टॉप पे जाके क्या हो जाएगी, अपवर्ड मोशन हो रहा है यहां पे,
तो v की वैल्यू टॉप पे जाके 0 किससे थ्रो किया था 49 से -2, g की वैल्यू 9.8 इंटू s है मेरा h, सो 2 इंटू 9.8 इंटू एच इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर, तो h हो जाएगा आपका 49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 9.8। ये पॉइंट मैं हटा देता हूं यहां से, इधर 10 लगा देता हूं। 49 2 जा 2 5 जा, अब 49 इंटू 5 कितना होता है 45, 5 4 जा 22, 45, 245 अपॉन 2, सो दिस इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, नहीं 2 2 जा 4 क्यों, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0.5, 122.5 मीटर्स। तो मैक्सिमम हाइट वो कितनी रीच करेगा 122.5 मीटर्स। ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट वो आपसे पूछ रहा है यहां से जब मैंने उसको फेंका तो ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे आएगा, तो ऊपर और नीचे जाने में टोटल टाइम कितना लगता है। एक मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, या आपको एक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में आप इसको याद रख लो। जब आप किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हो तो जितना टाइम वो उस पर्टिकुलर हाइट तक पहुंचने में लगाती है उतना ही टाइम वो उस हाइट से नीचे आने में लगाएगी। मतलब सेम हाइट या सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए वो बॉल जो है वो सेम टाइम लेती है। चलो इसको अब करते हैं, सॉल्व करते हैं। टोटल टाइम निकालना है तो यहां पे हम अलग अलग निकाल लेते हैं। चलो टाइम अलग अलग निकालते हैं। ऊपर वाले को मैं टाइम ले लेता हूं, यहां से यहां जाने को मैं ले लेता हूं कि इसने टाइम कितना लिया t1, और यहां से नीचे आने को कितना टाइम लिया उसने t2। तो सेकेंड पार्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अपवर्ड मोशन के लिए लगाते हैं इसको। v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी इंटू t1 ले लेते हैं इसको। तो v 0 होगा टॉप पे जाके 49 प्लस माइनस 9.8 इंटू t1, तो 9.8 t1 इज इक्वल टू 49 हो जाएगा। यहां से t1 इज इक्वल टू 49 अपॉन 9.8, तो t1 इज इक्वल टू 49 इंटू 10 अपॉन 98, 49 2 जा 2 5 जा, तो ये हुआ 5 सेकेंड्स। समझ में आ रही है बात। अब क्या है कि यहां से यहां तक जाने में टाइम इसने कितना लिया 5 सेकेंड्स। अब मुझे ऊपर से नीचे आना है। अब जिस वेलोसिटी से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया ऊपर, उसी वेलोसिटी से ये नीचे आके क्या करेगा स्ट्राइक करेगा। या तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो आप। कैसे, वेलोसिटी विद विच बॉल इज projected from ground will be same as the velocity with which ball strikes the ground। तो अब नीचे वाले मोशन के लिए लगा लूं मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब डाउनवर्ड मोशन के लिए मुझे बताओ, अब v क्या होगा मेरा 49, u क्या होगा मेरा 0, क्योंकि यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपनी जर्नी, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं अपनी जर्नी एनालिसिस की। तो यहां से यहां जब मैं आ रहा हूं तो इस मोशन के लिए यहां पे मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अब तो इनिशियल मेरी 0 हो जाएगी, फाइनल मेरी 49 है, a मेरा प्लस जी रहेगा अब इंटू t2। तो t2 यहां से कितना आया 49 अपॉन 9.8, अगेन 49 इंटू 10 अपॉन 98, 49 2 जा 2 5 जा, सो 5 सेकेंड्स। तो ऊपर जाने के लिए भी 5 सेकेंड, नीचे आने के लिए भी 5 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। अच्छा सर, क्या हम यहां से यहां तक के लिए कोई और इक्वेशन लगा सकते हैं? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी तो होता है। ये आ गया इतना समझ में? दिस इज द राइट आंसर। अब मैं आपको सेकंड पार्ट
दूसरे वे में भी सॉल्व करके बता देता हूं कि उसको वैसे भी कैसे किया जा सकता है। बेटा तीनों इक्वेशंस हैं, आपके ऊपर है आप उनको कैसे यूज करोगे। आंसर सेम आएगा जब तक कॉन्सेप्ट आप ठीक लगा रहे हो। जैसे ही कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी करी ना आपने, आंसर नहीं आएगा ठीक आपका। अब मैं चाहता हूं कि मेरी बॉल नीचे से ऊपर तो गई, उसका तो मैंने निकाल लिया, कितना टाइम है t1, तो वो मैंने निकाला था v इज इक्वल टू यू प्लस एटी करके, टॉप पे जाके v0 u 49, a को मैंने लिया माइनस 9.8, टाइम था मेरा t1, यहां से t1 मेरा कितना आया 5 सेकेंड्स। अब मैं t2 निकालना चाहता हूं, उसके लिए मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करना चाहता हूं डाउनवर्ड मोशन के लिए। तो डाउनवर्ड मोशन में जब मैं यहां से यहां आऊंगा तो मैं s कितना ट्रेवल करूंगा, h जितना, और h कितना है 122.5, और जब मैं यहां से नीचे आ रहा हूं तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, क्योंकि जैसे ही मैंने बॉल को ऊपर फेंका ये अपवर्ड मोशन, फिर बॉल यहां रुकी, रुकने के बाद फिर नीचे आएगी, तो यहां पे आके जब वो रुकी, यहां से अब नीचे जाने की जर्नी को मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो 0 प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस विल बी 4.9, तो टी स्क्वायर या 122.5 is equal to 4.9 t square. So this will be t square is equal to 122.5 upon 4.9. तो ये यहाँ पे मैं डेसिमल हटाऊंगा, 1225 अपॉन 10 अपॉन 49 अपॉन 10, 10 से 10 जाएगा ये, तो टी स्क्वायर आया 120 अपॉन 49। अब ये एग्जैक्टली डिवाइड होता है इससे, चलो ट्राई करते हैं। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 52, 7 7 जा 49, 35, 7 5 जा 35, फिर 7 से जाएगा, 7 2 जा 14, 35, 7 5 जा 35, तो टी स्क्वायर कितना आया 25, और ये जो टी चल रहा है मेरा एक्चुअली ये t2 है, t2 तो निकाल रहा हूं मैं इसमें, तो यहां पे मेरे पास t2 जो निकल के आया दैट इज 5 सेकेंड्स। तो देख लो यहां पर भी 5 सेकेंड्स आया, तो ये 5 और ये 5 कितना होता है आपका 10 सेकेंड। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो हर नजरिए से, हर वे में आपको दिमाग को खोल के रखना है कि क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, हम ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। आई थिंक अब आपको इसकी अप्रोच आ गई है समझ में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 14th क्वेश्चन। तो इसको मैं यहां से रब कर देता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 है, अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर्स, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। एक टावर है, ये ग्राउंड है, इसकी हाइट है 19.6 मीटर्स। यहां से एक बॉल को मैंने ड्रॉप किया, ड्रॉप का मतलब होता है u0, किस वेलोसिटी से ये बॉल यहां पे स्ट्राइक करेगी फाइनल वेलोसिटी से, वो मुझे निकालना है यहाँ पे। और डाउनवर्ड मोशन हो रहा है मेरा, तो इसमें एक्सेलरेशन विल बी प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पता है मुझे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू एच, प्लस जी लेना है यहाँ पे एक्सेलरेशन, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी उसी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6, तो v स्क्वायर हुआ आपका 19.6 इंटू 19.6, तो v हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 19.6 इंटू 19.6, तो v की वैल्यू आई 19.6 मीटर्स पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से वो क्या करेगा, नीचे स्ट्राइक करेगा। सिंपल।
इक्वेशंस ही हैं, वही आपको यहां पे यूज करनी है। 15th क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 टेकिंग g इज इक्वल टू 10। अब उसने g को 10 लेने के लिए बोल दिया है मुझे, अब तो मैं 10 ही लूंगा। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। ओके, तो यहां पे पहले इस डायग्राम को बना लेते हैं। उसने बोला कि एक स्टोन है, उसको वर्टिकली ऊपर फेंका है 40 की स्पीड से। ऊपर फेंका u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर है? g को 10 वैल्यू लेनी है, मैक्सिमम हाइट बतानी है आपको कि कितनी रीच करेगा। मान लो मैक्सिमम हाइट ये यहां तक पहुंचा h। फिर और क्या बताना है आपको, नेट डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस कवर्ड। चलो जी, अब पहले h निकाल लें, s निकालना है मेरे को, यहां पे h निकाला और g की वैल्यू मेरे को कितनी लेनी है, दैट इज 10। ओके, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अपवर्ड मोशन के लिए अगर मैं लगाऊंगा तो टॉप पे जाके जो बॉल है वो रुकती है v0, u 40 स्क्वायर था और g की वैल्यू मेरे को कितनी लेनी है, 10 लेनी है। पर वैल्यू यहां पे मुझे -10 लेनी पड़ेगी, माइनस के साथ लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अपवर्ड मोशन की बात कर रहा हूं और g कहां पे लग रहा है, नीचे को लग रहा है, और s हो गया आपका h। तो इसको इधर ले आओगे, 20h इज इक्वल टू 40 इंटू 40, तो h कितना हो जाएगा, 80 मीटर्स। तो h की तो वैल्यू आ गई मेरे पास 80 मीटर्स। अब ये बॉल करेगी क्या, स्टोन ऊपर जाएगा, टॉप पे जाके रुकेगा, फिर नीचे आएगा, और जैसे ही वो नीचे आया, इस पूरी जर्नी को हम क्या बोल सकते हैं, उसका अंत हो गया। तो पूरी जर्नी खत्म हो गई। पूरी जर्नी खत्म होने के बाद नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई इसकी, स्टोन की कितनी बताओ। डिस्प्लेसमेंट मैं आपको बताता था पहले, मोशन चैप्टर में मैंने आपको बताया था, डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। अब बताओ इनिशियल पॉइंट क्या है, यही है, फाइनल पोजीशन क्या है, यही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, 0। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस तो कभी भी 0 नहीं हो सकता किसी चलती हुई बॉडी के लिए। तो अगर उसने 80 ऊपर जाने के लिए कवर किया तो वापस आने में भी तो 80 करेगा स्टोन। तो 80 प्लस 80 160 मीटर्स। क्लियर है? सो टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया 160 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट है 0 और हाइट उसकी कितनी हो गई, 80 मीटर्स। तो दिस इज दैट क्वेश्चन। लिख लो इसको। चलो इसको रब करता हूं मैं, सो दैट वी कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड सन गिवन दैट मास ऑफ अर्थ इज दिस, सन का है मास इतना, एवरेज डिस्टेंस हमें दे रखा है। अर्थ और सन के बीच की ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो दिस इज सन, दिस इज अर्थ। छोटा मैंने क्यों बनाया, क्योंकि ये दूर होता है ना तो छोटा ही दिखता है, वैसे इसका मास ज़्यादा है। डिस्टेंस d, मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दोनों के बीच में कितनी होगी, g मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ अपॉन d स्क्वायर। और इसकी वैल्यूज हमें दे रखी हैं। g की वैल्यू तो पता है मुझे, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ सन 2 इंटू 10⁻30। आपको पता है मास ऑफ सन को क्या बोला जाता है, सोलर कांस्टेंट।
याद रखना, इंटू मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 अपॉन डिस्टेंस कितना दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर। तो जब भी ऐसे बड़ी सी कैलकुलेशन आए, जो 10 की पावर्स होती हैं उनको एक साइड कर लो और बाकियों को एक साइड। 6.673 इंटू 2 इंटू 6 अपॉन 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻−11 इंटू 10⁻30 इंटू 10⁻24 अपॉन 10⁻22 11 2 22। तो ये कैसे जाएगा अब आपका 0.5 3 2 6 6.67 ले लेते हैं, चलो इसको इंटू 4 अपॉन 1.5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻11 प्लस 30 प्लस 24 माइनस 22। ये बना ना, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है। 30 प्लस 24 54 और 22 और 11 33 21 आएगी पावर यहाँ पे। 6.67 इंटू 4 अपॉन 1.5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻21। अब करो इसको सॉल्व। तो दिस विल बी लाइक, अगर मैं इसको हटा के अपॉन 10 करता हूँ, इसको हटा के अपॉन 10 करता हूँ, इसको हटा के यहाँ पे अपॉन 100 करता हूँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा 10 10 100। 667 इंटू 4 अपॉन 15 5 75 इंटू 10⁻21। तो 667 को डिवाइड करते हैं 75 से। 7 6 7 7 7 9 63 75 9 से करें हम, 9 5 45 9 7 63 67 670। तो 75 8 आएगा ये 75 8 5 40 8 7 56 और 4 600। फिर आएगा 670, फिर 8.8 से जाएगा ये 600, फिर 700, फिर 9 से जाएगा ये 675। तो 8.89। सो 8.89 इंटू 4 इंटू 10⁻21। 8.89 को 4 से करो। 9 4 36, 8 4 32, 35, 8 4 32, 35। सो 35.5 इंटू 10⁻21, या इसको लिख दो 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन। ये आंसर आएगा ऐसे आपका। तो फोर्स आपकी सन और अर्थ के बीच में इतनी लगती है। सॉल्व ऐसे करना है आपको इसको। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई। फॉल कर रहा है u0 and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. चलो करते हैं इसको, क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू समझेंगे कैसे करना है इसको। और बेटा इस क्वेश्चन में इन्होंने मेंशन नहीं किया है जी को हमें 10 लेके इसको सॉल्व करना है, क्योंकि पीछे जो आंसर दे रखा है वो g = 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो हम g = 10 के हिसाब से ही इस क्वेश्चन को करेंगे। दे शुड हैव मेंशन्ड इन दिस, पर उन्होंने आंसर 10 के हिसाब का दिया हुआ है पीछे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17। A stone is allowed to fall from the top of a tower. वही टावर बनाते हैं एक। U = 0, टावर की हाइट कितनी है 100 मीटर्स। अब उसी टाइम पे जैसे ही मैंने यहां से इस स्टोन को नीचे फेंका, उसी टाइम पे मैंने एक दूसरा स्टोन ऊपर फेंका है 25 की स्पीड से, 25 मीटर पर सेकेंड। यहां पे मैं लिख सकता हूं 0 मीटर पर सेकेंड। अब होगा क्या, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा,
और रास्ते में ये दोनों स्टोन्स मिलेंगे कहीं ना कहीं, कितने टाइम पे मिलेंगे, और नीचे से मान लो ये मिले s हाइट पे, तो इस s की वैल्यू भी मुझे बतानी है, कब मिलेंगे और कहां पे मिलेंगे, ये दो क्वेश्चन में पूछ रहा है। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब होगा क्या बेटा कि ये दो स्टोन्स को मैं फिर से यहां पे बना रहा हूं, एक स्टोन ऊपर से नीचे आ रहा है और एक स्टोन नीचे से ऊपर जा रहा है। अब ये जो है इसको मैंने थोड़ा सा इसको इधर करके फेंका, अदरवाइज ये टकरा जाएंगे रास्ते में। तो ये यहां पे आ रहा है ऐसे, इसकी टेंडेंसी इधर नीचे आने की है और इसकी ऊपर जाने की है। अब रास्ते में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एक दूसरे के आमने सामने होंगे, मतलब ये दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे। मीट करने का मतलब यहां पे मेरा टकराने से नहीं था, एक दूसरे के सामने आएंगे यहां पे। क्लियर है? अब और ये मेरे को टोटल हाइट पता है टावर की 100 मीटर। अगर ये स्टोन 1 है और ये स्टोन 2 है, इसको S छोड़ो, इसको H मान लेते हैं। तो अब ये स्टोन 1 यहां तक पहुंचते पहुंचते मान लो इसने कवर किया ये S1, और इस स्टोन 2 ने यहां तक पहुंचते पहुंचते कवर किया S2। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं दोनों ने मिलके 100 कवर किया? यार जिस पॉइंट पे वो मिल रहे हैं उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए सेकंड वाले स्टोन ने S2 कवर किया, फर्स्ट वाले ने S1 कवर किया। तो S1 और S2 ने मिलके 100 मीटर कवर किया, मुझे पता है क्योंकि टावर वही चल रहा है हमारा। तो मुझे ये पता लग गया S1 प्लस S2 जो है दैट इज 100 मीटर। अब S1 निकालते हैं अलग से। S1 इज इक्वल टू U1T प्लस हाफ A T स्क्वायर। अब कितने टाइम पे मिलेंगे ये? मान लो क्या हुआ ही ऐसा है, जिस टाइम पे मैंने इसको ड्रॉप किया उसी टाइम पे मैंने इसको फेंका है, मतलब मैंने घड़ी अपनी सेम टाइम पे ऑन करी है और T सेकंड के बाद वो यहां पे मिल गए। तो मुझे दोनों में S1 और S2 दोनों में टाइम को सेम रखना पड़ेगा, क्योंकि सेम टाइम तक ही वो ट्रेवल करे और यहां पे वो आके मिल गए। अब 1 की बात कर रहे हैं, 1 जो है उसको मैंने फॉल करवाया तो U0 हो गया U1 प्लस हाफ, और वो डाउन आ रहा है स्टोन 1 तो 10 लेंगे इंटू T स्क्वायर, तो ये S1 हो गया। तो S1 हो गया मेरा बेटा 5T स्क्वायर, इसको ले लेते हैं 1। नाउ S2 इज इक्वल टू U2T प्लस हाफ AT स्क्वायर। 2 ऊपर जा रहा है, अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसको मैंने कितने से ऊपर फेंका? 25 से। तो 25T प्लस हाफ इंटू A को लेंगे -10, क्योंकि स्टोन ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन नीचे लग रही है, T स्क्वायर। तो इज इक्वल टू 25T माइनस 5T स्क्वायर S2। इसको मान लो इक्वेशन 2। S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 100 5T स्क्वायर प्लस 25T माइनस 5T स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो T इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, मतलब 4 सेकेंड के बाद ये दोनों एक दूसरे के सामने होंगे, एक दूसरे को मिलेंगे, मीट करेंगे। तो उस 4 सेकेंड में आप बता सकते हो कि कहां पे मिले, मतलब कौन सी हाइट है, चाहे ऊपर से निकालो चाहे नीचे से निकाल लो। तो मैं S1 निकाल लेता हूं। S1 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू T स्क्वायर। T कितना है? 4 स्क्वायर। तो हाफ इंटू 10 इंटू 16, 2 8 दा 16, 10 8 दा 80 मीटर्स। तो S1 दैट इज स्टोन्स मीट at 80 मीटर फ्रॉम टॉप। ऊपर से 80 मीटर्स पे वो मिलेंगे यहां पे।
फिर से समझ लो, एक स्टोन को मैंने फॉल करवाया, छोड़ा, उसी टाइम पे मैंने नीचे से एक को फेंका। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, वो टाइम हमने मान लिया टी, क्योंकि घड़ी को मैंने एक ही टाइम पे स्टार्ट किया। फर्स्ट स्टोन ने ट्रेवल किया S1, सेकंड ने ट्रेवल किया S2, S1 और S2 ने मिलके कितना ट्रेवल किया 100, क्योंकि टावर की हाइट मुझे पता है। S1 में लगाऊंगा U1t प्लस हाफ AT स्क्वायर, U1 को 0 लूंगा क्योंकि वो फॉल कर रहा है यहां से, तो S1 5t स्क्वायर। S2 में U2 को 25 क्वेश्चन में दिया, A को -10, क्योंकि बॉल ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो ये आया। दोनों ने मिलके 100 कवर किया, तो 5t स्क्वायर T4 आ गया। इस T4 को चाहे इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, आपको वो जगह का पता लग जाएगा कि कहां पर वो मीट कर रहे हैं। आ गया समझ में? नोटेड डाउन। चलो फिर अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो अगर 18th क्वेश्चन आपसे अभी तक पहले सॉल्व नहीं हुआ था तो आप एक बार फिर से उसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हमने ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस कर लिए हैं। वीडियो को पॉज करो और एक फिर ट्राई दो 18th को, देन इसको देखना। तो 18th की बात करते हैं। अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अप रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 seconds. Find the velocity with which it was thrown up, maximum height it reaches, its position after 4 seconds. तो एक थ्रोअर ने क्या किया, बॉल को ऊपर उसने थ्रो किया, तो ये बॉल यहां पे पहुंचेगी, उसके बाद फिर से वापस आएगी। तो ऊपर और नीचे जाने में टाइम उसने कितना लिया? 6 seconds। मतलब इस 6 seconds का मतलब होगा ऊपर जाने में उसने लिए 3 seconds और नीचे आने में भी उसने कितने लिए? 3 seconds। समझ में आ रही है बात? ओके। अब फर्स्ट पार्ट बताना है, वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप। तो U से मैंने उसको थ्रो किया था और टॉप पे जाके तो वो रेस्ट पे ही आई होगी, तो V इज इक्वल टू U प्लस AT लगाते, 0 इज इक्वल टू U प्लस -9.8 इंटू 3। माइनस लगेगा, बहुत बार बता चुका हूं, एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो U हुआ यहाँ पे 9.8 इंटू 3, कितना होता है 9.8 इंटू 3? 24, 29। तो ये बना आपका 29.4 मीटर पर सेकेंड। B, मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, मैक्सिमम हाइट कितनी रीच करेगा? H। अब अपवर्ड मोशन के लिए हम लगा सकते हैं S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो मैक्सिमम हाइट S इस टाइम H हो जाएगा। U कितने से फेंका मैंने? 29.4, टाइम कितना लगा? 3 प्लस हाफ। A को कितना लोगे आप? -9.8 इंटू T स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। अब करो सॉल्व इसको। 29.4 इंटू 3, 4 3 12, 9 3 27, 28, 3 2 6, 7 8, 88.2, 88.2 माइनस ये जाएगा 4.9 इंटू 9, 4.9 इंटू 9, 9 9 ज़ा 81, 9 4 ज़ा 36, 44.1। ये तो इसका हाफ ही है, तो आंसर भी कितना आएगा? 44.1 मीटर्स। तो यहाँ पे ये फर्स्ट का आंसर है, सेकंड का आंसर। थर्ड पार्ट, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 seconds। 4 सेकंड के बाद क्या पोजीशन होगी इसकी? 4 सेकंड के बाद, अब ध्यान से देखो, ऊपर जाने को 3 सेकंड, फिर उसके बाद नीचे आने को 3 सेकंड, और मैं अपनी घड़ी को, वॉच को कब ऑन कर चुका हूं? जब मैंने इसको ऊपर भेजा। तो जब ऊपर भेज रहा हूं तो 0 टाइम था, 1 2 3 पे टॉप पे। अब उसके बाद नीचे आना स्टार्ट करा,
तो नीचे जब आएगा तो 3 तो यहां तक पूरे हो चुके हैं, फिर अगला 1 सेकंड है 4, तो 4 में कहीं यहां पे होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डाउनवर्ड मोशन ले लो। और डाउनवर्ड मोशन में आपको पता है कि डाउनवर्ड आने के लिए वो 3 सेकंड लेता है, तो जो पूरी जर्नी का 4 सेकंड्स है वो डाउनवर्ड का 1 सेकंड है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बॉल को जब मैंने यहां से ऊपर फेंका और वो नीचे आई तो टोटल 6 सेकंड लगते हैं। तो जब मैं घड़ी देखता हूं अपनी तो 1 2 3 4, तो बॉल कहीं यहां पर होगी, तो बॉल कहीं यहां पे होगी 4 सेकंड्स के बाद। तो अब इस 4 सेकंड को क्या मैं ये लिख सकता हूं कि मेरी बॉल ने नीचे आना स्टार्ट किया और उसकी पोजीशन 1 सेकंड के बाद क्या थी, वही पोजीशन मेरी इस बॉल की नीचे से कैलकुलेट करने पे 4 सेकंड के बाद वाली होगी। क्लियर है? तो डाउनवर्ड मोशन ले लेते हैं। फॉर डाउनवर्ड मोशन S is equal to ut plus half at square, S will be ut। अब जब यहां से नीचे 1 सेकंड के बाद मुझे देखना है तो यहां वाली इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू 1 स्क्वायर लोगे अब उसको आप, क्योंकि टाइम आप 1 सेकंड ले रहे हो। तो दिस विल बी 4.9 मीटर्स। तो वो ये पूछ रहा है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो टोटल हाइट कितनी थी, 44.1। ये कितना है, 44.1 मीटर्स। अब जब उसकी पोजीशन 4 सेकंड के बाद है इतनी, उसने ट्रेवल किया 4.9 मीटर, तो ग्राउंड से वो कितना दूर हुई, अब ये कितना हुआ, दिस विल बी 44.1 माइनस 4.9, 44.1 4.9, दिस विल बी 39.2 meters. That is 39.2 meters above the ground. क्लियर है जी? आ गया समझ में? तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कर लो इसको नोट डाउन, फिर नेक्स्ट करते हैं। करें क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 19 अब आपके थ्रस्ट एंड प्रेशर वाले क्वेश्चन आ गए हैं। हाँ जी, 19th क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है आपसे, वो बोल रहा है इन व्हाट डायरेक्शन does the buoyant force on an object immersed in a liquid act? Simple question. Buoyant force acts on the object in किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड नहीं, अपवर्ड डायरेक्शन। सिंपल, बायंसी पे पूरा लेक्चर अवेलेबल है, उसको ढंग से देखना है आपको। वाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर? वो बोल रहा है कि एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक का ब्लॉक है, यहां पे लेकर आने के बाद जब मैं उसको रिलीज करता हूं तो वो ऊपर क्यों जाता है? When block is released, it moves upward because buoyant force is more than weight of block, बिकॉज इस जगह पे जहां पे आपने उसको रिलीज किया वहां पे बाइंड फोर्स वेट से ज्यादा थी।
और जैसे ही आपने उसको रिलीज किया तो ये ऊपर आएगा, और कहां तक आएगा, जहां पर आके वेट और बाइंड फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाए. इट स्टॉप्स वेयर वेट एंड बाइंड फोर्स become equal, that is it starts floating. तो वहां पे आके वो फ्लोट करना स्टार्ट करेगा. क्लियर है जी, ये हमने डिस्कस किया हुआ है. वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब. इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक. मैंने आपके साथ जब डिस्कस किया था कि कोई भी चीज फ्लोट या सिंक करती है किसी भी लिक्विड में, ये कौन डिसाइड करता है, उस चीज की डेंसिटी और उस लिक्विड या फ्लूइड की डेंसिटी. और यहां पे लिक्विड कौन सा है, वाटर, और वो चीज क्या है, सब्सटेंस है. सब्सटेंस का डेंसिटी और वाटर का डेंसिटी कंपेयर कर लो, वहां से पता लग जाएगा फ्लोट करेगा या सिंक. डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अगर आप निकालोगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, इसको मैं लिख सकता हूं रो एस. डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम. मास कितना है 50 ग्राम और वॉल्यूम कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये बना आपका 2.5. तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना है 2.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. डेंसिटी ऑफ वाटर रो डब्ल्यू, वो तो मैंने आपको वैसे ही बोला है कि याद रखना है, 1 ग्राम पर सीसी होता है या 1000 केजी पर मीटर क्यूब. अब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, इट इंप्लाइज इट विल सिंक. ये मैंने आपको 2 कंडीशंस बताई थी. अगर तो डेंसिटी सब्सटेंस की वाटर की डेंसिटी या लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा हो तो वो सब्सटेंस उस लिक्विड में जो है वो सिंक कर जाएगा. और अगर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड से कम है तो वो उसमें फ्लोट करेगा. तो यहां से हम इसको ऐसे बता सकते हैं डेंसिटी से. 22 देखते हैं. वॉल्यूम ऑफ अ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब. विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन वाटर इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. What will be the mass of the water displaced by this packet? चलो इस क्वेश्चन को करते हैं. मैं इसको रब कर देता हूं यहां पे. एक सील्ड पैकेट है मेरे पास. पैकेट का मास कितना है 500 ग्राम. पैकेट का वॉल्यूम कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब. तो पैकेट की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, मास अपॉन वॉल्यूम 500 अपॉन 350. 5 7 जा 5 10 जा, तो 10 अपॉन 7. 7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28, 20, 7 2 जा 14. 1.42 ग्राम्स पर सीसी. और डेंसिटी ऑफ पैकेट कितनी हो गई 1.42 ग्राम्स पर सीसी. डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1 ग्राम पर सीसी. तो डेंसिटी ऑफ पैकेट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, इट इंप्लाइज पैकेट सिंक्स. पैकेट जो है वो क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा. और वो पूछ रहे हैं आपसे व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट. मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. अच्छा आपको पता है डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास को मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड विल बी डेंसिटी ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. डेंसिटी तो देखो कांस्टेंट ही होती है, दैट इज 1 ग्राम पर सीसी.
और वॉल्यूम वाटर का कितना डिस्प्लेस होगा। अब आपको पता है बॉडी क्या कर रही है, सिंक कर रही है, तो जितना उसका अपना वॉल्यूम होगा उतना ही वो वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस करेगी। सो दैट विल बी 350 सेंटीमीटर क्यूब, ये गया तो 350 ग्राम्स ऑफ वाटर विल बी डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट। सो आंसर इसका आ जाएगा आपका 350 ग्राम्स। So I hope these numericals are now clear to you. I have explained it to you in a very सरल way, सरल मैनर, ताकि आपको समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट आपका पक्का हो जाए। इसको एक दो बार और प्रैक्टिस करना, देन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इन योर स्कूल एग्जाम्स, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्स आपने देने हैं। सो दिस इज दैट फॉर नाउ आर थ्रस्ट, प्रेशर, ग्रेविटेशन, उसके सारे न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए हैं। अब नोट्स जो आप साथ साथ बना रहे हो उसको बेटा ढंग से आप रिवाइज करते जाओ, सो दैट आगे जाके रिवीजन में कोई दिक्कत ना आए। बाद में जाके मैं इनकी एक शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा रिवीजन की, तो उसको आप देख सकते हो, पर फायदा तभी मिलेगा जब इनको आपने ढंग से देखा है। सो बी इन डिसिप्लिन, रिवाइज करते रहो, ढंग से नोट्स बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, स्टे सेफ। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।